Hey guys, what's up? This is Ankit, and today our topic is global warming. That is very important for group discussion. In this video, first we will know what is the means of global warming. Then we'll discuss about the all topic. It's okay. If you are preparing for Air Force group discussion, then you must watch will be video till end and must subscribe these channels because you will be get notifications as soon as possible and when I upload video. Let's start now. फर्स्ट क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का मीन जान लेता है। ठीक है, फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल जो वार्मिंग है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के लिए। आपको बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, मतलब लास्ट तक देखना है वीडियो को। तो सबसे पहले कि फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले तो अपन ग्लोबल वार्मिंग का मीन जान लेते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है, तो उसका अर्थ बता देना है वो आपको वहाँ पर। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। जो अर्थ क्लाइमेट है, अर्थ का जो पृथ्वी है उसका वातावरण है, धीरे धीरे है उसका तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो ग्लोबल अर्थ क्लाइमेट है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब हो गया। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रीज़न ऑफ। अब ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रीज़न ऑफ एक्सेलरेटिंग सी लेवल्स। एक्सेलरेटिंग मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, लगातार बढ़ना। सी लेवल्स जो समुद्र होते हैं, समुद्र के जो लेवल्स है वो बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? मेल्टिंग आइसबर्ग, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, ठीक है, वो पिघल रहे हैं। उसके बाद है डिसअपेयरिंग कोस्ट लाइन्स, जो तटरेखाएँ वो गायब हो रही है। सीन क्या है कि जैसे इसमें क्या बोल रखा है, जैसे बर्फ़ के पहाड़ है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पिघलेंगे। ठीक, उसके बाद है समुद्र, तो ये पिघलेंगे तो इनका पानी किस में जाएगा, समुद्र में, तो उनका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है कि डिसअपियरिंग कोस्ट लाइन का मतलब क्या है, तटरेखाएँ वो गायब हो रही हैं। मतलब ये जैसे समुद्र यहाँ तक था तो इसकी तटरेखा ये थी, ठीक है, लेकिन अब इसका लेवल यहाँ तक बढ़ गया। अब है समुद्र इधर आ गया थोड़ा और, तो ये जो रेखा थी उसकी बजाय अब पानी यहाँ तक आएगा, तो मतलब क्या होगा, डिसअपेयरिंग कोस्ट लाइन। तो ये सीन है। इससे क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद है कि एक्सेलरेटिंग सी लेवल्स, समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है। मेल्टिंग आइसबर्ग, और जो आइसबर्ग हैं, जो बर्फ़ का पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। डिसअपेयरिंग कोस्ट लाइन, और जो कोस्ट लाइन है, समुद्री तटरेखा है, वो गायब हो रही है। ठीक है, इसका इफेक्ट है। उसके बाद है इसका रीज़न क्या है, वो है ग्रीन हाउस गैसेज। लाइक ग्रीन हाउस गैसेज आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प भी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द प्लानट। और इस प्लानट पर कौन रीजन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, वो किस हिसाब से बढ़ता है वो भी बता देता हूँ मैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस प्रकार से वर्क है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसें होती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें होती है जो क्या करती है, जैसे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश किरणें होती हैं, ठीक है, उन प्रकाश किरणों को वो अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करती हैं। कौन? ग्रीन हाउस गैसेज। जब ये ग्रीन हाउस गैसेज प्रकाश से आने वाली किरणों को, प्रकाश को जब एब्जॉर्ब करेंगी, तो सरफेस का जो अर्थ है उसका प्लानेट का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो यही सीन है कि ग्रीन हाउस गैसेज। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज आल्सो मेन रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न कौन है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए, जिसे CFC बोलते हैं अपन। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट कंट्री स्पेशल। जैसे कि है ग्लोबल वार्मिंग अपन सब जानते हैं, इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंट्री स्पेशल, किसी भी देश के, किसी भी ऐसे नहीं कि इंडिया में ही है, पूरी वर्ल्ड में है। ठीक है, प्रॉब्लम। उसके बाद इट इज़ 1000 टाइम्स मोर लेथर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसकी बात हो रही है, CFC गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, वो इज़ 1000 टाइम्स मोर लेथर देन कार्बन डाइऑक्साइड। लेथर मतलब होता है घातक, जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना घातक है। कौन? CFC आर रिलीज्ड। आती कहाँ से है CFC आर रिलीज्ड बाय द एयर कंडीशनर्स, AC होती है वहाँ से। पेट्रोल ड्राइवर कार, जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, और एक्सेट्रा जैसे। एंड लार्जली कंट्रीब्यूट टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन। और किस में योगदान देती है, ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है उसके लेयर डिप्लेशन, हार्स में। जैसे किसके लिए, जैसे ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत का हार्स का कारण कौन बनती है, ये बनती है AC से निकलने वाली, पेट्रोल ड्राइवन कार से निकलने वाली CFC गैस। ठीक है, उसके बाद है कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल आर द प्राइमरी फॉसिल गैस
फ्यूल्स वाइडली यूज टू जनरेट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी विच रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कहने का मतलब कि कोल मतलब कोयला है, नेचुरल गैस है, ठीक, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, एंड ऑयल जो तेल है, आर द प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। मुख्य जीवाश्म ईंधन आपको सबको पता है कोयला है, नेचुरल गैस है और ऑयल है। वाइडली जो कि अधिक मात्रा में यूज़ की जाती है क्या, जनरेट करने के लिए पावर, जैसे पावर मतलब किसी इंजन को चलाने के लिए शक्ति चाहिए तो वह पावर जनरेट करने के लिए ऑयल यूज़ कर लिया। उसके बाद है एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए, ठीक है, जनरेट करने के लिए विच रिलीज हार्मफुल गैसेज, जो कि जैसे इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे अपन ने गैसें यूज की, जैसे वहाँ बोल रखा पेट्रोल गैस, मान लिया अपने पेट्रोल यूज़ किया, ठीक है, तो वो क्यों यूज़ करते हैं, पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, अपन पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए, जो क्या करती है हार्मफुल गैसेज क्या करती है, रिलीज करती है, छोड़ती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग ऑफ पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों को काटना, ठीक है, जैसे वन हो गया उनकी कटाई हो गई, ठीक, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, एंड इंक्रीजिंग ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन में बढ़ोतरी, और अदर मेजर रीजन्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के अदर जो मेजर रीज़न है वो क्या हो गए, एक तो डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन हो गया। अब जैसे डिफॉरेस्टेशन कैसे हो गया, ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ और पौधे प्ले ए वाइटल रोल, वाइटल रोल मतलब होता है मुख्य भूमिका, इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर बैलेंस एंड एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पेड़ हो गए और पौधे हो गई, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं किसमें, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग मतलब होता है अवशोषण करना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करने में और टेम्परेचर का बैलेंस करने में कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स। आपको सबको पता है कि ट्रीज एंड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तो इसलिए। उसके बाद है कि ग्लोबल वार्मिंग है, इसके इफेक्ट क्या है, किस हिसाब से पता चल रहा है कि क्या सीन है इसके पीछे। तो सबसे पहले है कि नासा रिपोर्ट्स रिसेंटली प्रेडिक्ट द ट्रेमेंडस राइज इन द सी लेवल एस्टिमेटेड अराउंड 8 इंचेज राइज विच इज डबल द रेट एस्टिमेटेड इन लास्ट डिकेड। कहने का मतलब क्या है कि एक नासा की रिपोर्ट आई हाल ही में, जिसमें क्या गया है कि एक भयानक जो समुद्र लेवल है, जैसे समुद्र का लेवल अभी बताया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो अभी नासा की एक रिपोर्ट में क्या बताया कि जैसे जैसे जो समुद्र का जो लेवल है ना 8 इंच तक बढ़ गया है, जैसे समुद्र 70% एरिया में फैला हुआ है, तो उसमें 8 इंच बढ़ जाना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो समुद्रों का लेवल 8 इंच तक बढ़ गया है, जो कि लास्ट दशक था, ठीक है, उससे कितना है, डबल है। ये रिपोर्ट आई नासा की। उसके बाद, ठीक है, तो प्रेडिक्ट मतलब होता है वैसे भविष्यवाणी करना, लेकिन यहाँ यूज़ किया गया कल्पना की। नासा रिपोर्ट रिसेंटली प्रेडिक्ट यानी कल्पना की, द टाइम डेस मतलब भयानक होता है, राइज इन द सी लेवल एस्टिमेटेड एंड अनुमान लगाना, अराउंड 8 इंचेज राइज, विच राइज यानी उठना होगा, विच इज डबल द रेट एस्टिमेटेड इन द लास्ट डिकेड, डिकेड मतलब दशक, लास्ट डिकेड, ये है सीन। उसके बाद विद राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ देयर हैज़ बीन ए massive shrinking of snow cover especially in the northern hemisphere of the globe। अब कहने का मतलब क्या है कि विद राइज इन एवरेज टेम्परेचर, विद राइज, जैसे राइज मतलब उठा, जैसे टेम्परेचर, जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि एक बदलाव और देखने को क्या मिला है, वो क्या है कि अर्थ देयर हैज़ बीन ए मैसिव मतलब बहुत बड़ा श्रिंकिंग यानी सिकुड़ाव ऑफ द स्नो कवर स्पेशली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है और उसमें उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक, तो वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ है, ठीक, जैसे बर्फ़ पहले इतनी थी तो टेम्परेचर की वजह से वो बर्फ़ पिघलेगी, तो साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ ही क्या देखा गया है कि बर्फ़ में है सिकुड़ाव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो बर्फ़ पिघल कर चली गई। तो यही कहने का मतलब है कि विद राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ देयर हैज़ बीन ए मैसिव श्रिंकिंग ऑफ द स्नो कवर स्पेशली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब होता है गोलार्ध, ठीक है, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ाव, मैसिव मतलब बहुत बड़ा। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग स्प्रेड ऑफ स्किन डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जैसे प्रकाश की किरणें ज़्यादा अवशोषित कर रहा है अपना क्लाइमेट, वो जो गैसें हैं वो,
ग्रीन हाउस गैसेज, तो उसकी वजह से हैं स्किन डिजीज, चर्म रोग बढ़ रहे हैं और इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, स्प्रेड ऑफ स्किन डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद है विलुक्स वाइल्ड फायर नाउ एडेज दैट आल्सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वाइल्ड फायर मतलब होता है जंगल की आग। नाउ डे अपन इन दिनों जैसे अमेजन जंगल की आग देख लो, ठीक है, तो किसकी वजह से फैलती है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो भी है। उसके बाद है कि जैसे गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है इसके लिए, जैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके लिए स्टेप्स उठ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वो क्या है? तो ऑन द 5 अक्टूबर 2016, आपको डेट याद नहीं रही तो ऐसे बोल सकते हो इन 2016, इन अक्टूबर 2016 या 2016, पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ए टोटल ऑफ 171 कंट्रीज यूनाइटिंग टू टेक ए नोबल प्लेज ऑफ लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 2.7 डिग्रीज, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि जैसे 5 अक्टूबर 2016 को पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कुल कितनी कंट्री शामिल हुई? 171 कंट्री शामिल हुई, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। नोबल महान होता है, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा होती है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की जैसे 2.7 डिग्रीज तक वो यूज़ कर सकते हैं, ताप 2.7 डिग्री तक लिमिट कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर की। तो ये उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, नोबल प्राइज ली थी। कब ली थी? 5 अक्टूबर 2016 को। किससे क्या बोला गया उसको? पेरिस एग्रीमेंट। उसमें क्या था? 171 कंट्रीज शामिल थी और उन्होंने नोबल प्राइज ली कि ग्लोबल वार्मिंग 2.7 डिग्रीज तक हो गई, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन ए रिसेंट यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, कन्वेंशन मतलब समझौता होता है, सम्मेलन, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, हैव एग्रीड टू एक्सटेंड देयर नेशनल पार्क्स इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द एरिया अंडर प्रोटेक्टेड लैंड टू नियरली 7%। जो उनकी प्रोटेक्टेड लैंड है, मतलब जो उनकी ज़मीन है, प्रोटेक्टेड ज़मीन, उसके 17% पर है ना, अबाउट 17% पर वो क्या करेंगे? उनके नेशनल पार्क्स हैं उनका एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंड विस्तार करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कब? मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन रिसेंट यूएन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन समझौता था एक, यूनाइटेड नेशन समझौता सम्मेलन, उसमें एग्रीड की थी, ठीक है। ये था, दो प्रयास हो गए इंटरनेशनल लेवल पर। एक तो 5 अक्टूबर 2016 को पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद है यूएन कन्वेंशन जिसमें कितना 17%, उसमें 2.7 डिग्री, याद रखना है, ठीक। उसके बाद है दिस ईयर दिवाली वाज नॉट। अब की ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पर, अब बात करते हैं अपन नेशनल लेवल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो अपन ने हर बार जैसे दिवाली को क्या होता था कि पटाखे खूब छुटाए जाते थे, ठीक है, लेकिन अब की बार अपने को बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिला है। वो ये आपको बोल देना है, क्या है कि दिस ईयर दिवाली वाज नॉट एज लाउड एट इट वाज बिफोर फॉर आवर कंट्री। अब की बार इतनी लाउड नहीं थी जैसे कि हर साल हुआ करती थी, बिकॉज द गवर्नमेंट बैंड द सेल ऑफ क्रैकर्स एंड एक्सप्लोजिव मतलब तो आप जानते हो विस्फोटक होता है, इन इंडिया बिकॉज ऑफ द डेंजरस एयर क्वालिटी। जैसे ये पटाखे छोड़े जाते हैं और एक्सप्लोजिव पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो वो बैन कर दिए गए थे अब की बार। किसकी वजह से? कि उनकी जो डेंजरस एयर, जो उनसे हवा निकलती है, जैसे कोई भी पटाखा छुटाते हैं तो उससे एयर निकलती है, वो डेंजरस क्वालिटी होती है और पॉल्यूशन करती है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन फैलता है और पॉल्यूशन की वजह से तापमान में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये अपनी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि अब की बार दिवाली को पटाखा बैन कर दिया गया। उसके बाद ही क्या है कि नाउ इंडियन गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन सोलर सिस्टम। और जैसे कोई भी गाड़ी चलती है पेट्रोल से चलती है तो पॉल्यूशन फैलाती है, ठीक है, लेकिन अपनी इंडियन गवर्नमेंट क्या है कि अभी इंसिस्ट ऑन, जोर दे रही है सोलर सिस्टम पर जोर दे रही है, दैट विल रिड्यूस पॉल्यूशन, जो कि पॉल्यूशन कम करेगा। उसके बाद है थस वी शुड, और अपना क्या योगदान होना चाहिए इसमें, थस वी शुड कंट्रीब्यूट इन दैज मिशंस टू प्लांटिंग ट्रीज। और हम कैसे योगदान कर सकते हैं इन मिशंस में कि टू प्लांटिंग, हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगानी चाहिए। एंड टू यूज़ पब्लिक व्हीकल दैन पर्सनल, जैसे कोई भी गाड़ी होती है तो अपन उसका पर्सनली पब्लिक व्हीकल गाड़ी में जाएं, ना कि बजाय खुद की गाड़ी के, ठीक है। आप समझ गए हो कहने का मतलब क्या है कि, तो इस हिसाब से ये टोटल टॉपिक था अपना, ठीक है। तो ये क्लियर करके जाना है बस आपको, इसमें मीन देख लेना क्या क्या किस हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट थे, एक तरह से याद हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना टॉपिक था, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू, बाय।